जब हम लवासना के बाहर निकलते हैं लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। 2 साल पहले जब मैं हार्वर्ड में भी किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था और तब मैंने तो ये सेवियर ऑफ लद्दाख का क्या किस्सा है? बेसिक एक अधिकारी के विषय में ये कहा जाता है कि अगर अधिकारी की पृष्ठभूमि ठीक ठाक है, लोग कहते हैं कि इनके लिए तो वो केक वॉक थी। अधिकारी की लाइफ अभी है और जो अधिकारी की लाइफ 1990 और 1980 के दशक में भी ज़मीन आसमान का फर्क है। क्या व्यक्ति एक साल में भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है? तो इट इज़ पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। हमारे भारत देश में कमियां कहाँ है और उसको अच्छा सवाल है पर वैसे बहुत कठिन सवाल है। 3 चीजें जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम एक बूस्टअप दे सकते हैं। अभी यूएस कॉन्टेक्स्ट को अगर इधर ले आऊँ या किसी और स्टेट में बैठेगी नहीं बात। कि अधिकारियों पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आप ये बात मानते प्रेशर हर जॉब में होता है, प्राइवेट सेक्टर हैं? अधिकारी हैं तो रॉब में तो रहेगा ही रहेगा। मिक्स्ड बैग है, इट डिपेंड्स। मीटिंग्स और इंटरव्यू में सबसे खास बात क्या रहती है जो अगर आप सोच रहे हैं आप सीधे जाके वहाँ बैठ के सबको इम्प्रेस कर देंगे तो वो नहीं होगा। कि अधिकारियों ने समाज को किताबों से ज़्यादा और प्रैक्टिकली कम थोड़ा देखा होता है। कई बार अधिकारियों को एक रूल बेस्ड काम करना पड़ता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बहुत सारे अधिकारियों से आपको मिलवाने की कोशिश करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी को थोड़ा सा ज्ञान भी हो और उसके साथ साथ भविष्य के लिए किस तरह की तैयारियां रहेंगी उसका भी पता हो। आज इस खास पेशकश में हमारे साथ एमडी एचआरटीसी यानी कि हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट के एमडी रोहन चंद ठाकुर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत। थैंक यू सो मच। पहली बात, जब हम लवासना के बाहर निकलते हैं लाइफ बहुत चेंज हो जाती है और उससे पहले हमें लगता है कि हम समाज में परिवर्तन करने के लिए ही बने हैं। आपका सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आप सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली गए, उसके बाद आप सिंगापुर गए, उसके बाद आप IIM से भी आपने पढ़ाई की है। डिफरेंस कहाँ देखते हैं? देखिए, जो भी जॉब आप करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, आपको अपने वर्क में इन्वॉल्व तो होते हैं। मतलब आपको अगर आप इंटरनली इंटरेस्टेड नहीं है और मोटिवेटेड नहीं है तो आप कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दैट्स नंबर 1। बट नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी जॉब स्पेशली जिस तरह का मौका हमें मिला है इसमें डेफिनेटली सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और आप हर स्तर के आदमी के साथ व्यक्ति से आपको इंटरेक्ट करने को मिलता है, तो उसका जो इम्पैक्ट ऑफ द जॉब और रेलेवेंस ऑफ द जॉब इज़ मच मोर देन एन ऑर्डिनरी प्राइवेट सेक्टर जॉब। आप हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं। आपके माता पिता भी क्योंकि ब्यूरोक्रेट की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्योंकि हम जब युवा होते हैं तो हमारा ध्यान बहुत सारे और सेक्टर्स की तरफ भी जाता है। क्या ये प्रेरणा अपने माता पिता से ली या फिर खुद परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपने प्रशासनिक सेवाओं की तरफ अपना रुख किया? नहीं, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है मेरे डिसीजन में और मुझे बस ये लगा कि अगर आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करना चाहते हो तो ये एक बहुत इज़ द बेस्ट जॉब। प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो, ऐसी बात है कि नहीं कर सकते, बट वो मौका आपको बहुत लेट मिलता है। बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं जो बाद में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक लाइफ में उन्होंने एंटर किया है, but much later at the age of 50 or 55, whereas in the IAS and in any administrative service from day one you get that opportunity। तो वही है कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या वो आपको मोटिवेट करता है या आपको मनी मोटिवेट करता है। कई लोगों को मनी मोटिवेट करता है और आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट मोटिवेट्स, और उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइफ में कोई इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से हम ये एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करते हैं। आपका वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से आपने सिविल सर्विसेज चूज़ की? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बट 2 साल पहले जब मैं हार्वर्ड में भी किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था और तब मैंने रिफ्लेक्ट किया और मुझे अभी भी ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं टाटास के लिए काम कर रहा था, मैं यूपी के बदायूं ज़िले के बबराला नाम के एक, वहाँ पर टाटा केमिकल्स का एक प्लांट है, मैं वहाँ पे पोस्टेड था 2 महीने के लिए। वहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट कर रहा था वहाँ के आसपास के गांव में। तो किसी गांव में गए तो आप जानते हैं कि यूपी की जो उस समय की यूपी की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और हिमाचल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस तरह की गरीबी जो मैंने वहाँ के गांव में देखी, मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी थी ना। हिमाचल में आज कभी नहीं दिखेगी इस तरह की आपको गरीबी जो मैंने यूपी के उन गाँव में देखी। तो वहाँ पर मैं एक बस्ती थी और जब मैं उस हट के अंदर गया तो एक लेडी थी वहाँ पर और उसका हस्बैंड कहीं मुरादाबाद या कहीं रिक्शा चलाता था और उसका जो छोटा सा एक शिशु था वो उसने अपने पलंग में रखा हुआ था और मतलब आप मानोगे नहीं कितनी सारी मक्खियाँ वहाँ पे थी। जब मैंने वो दृश्य देखा तो जब हम शाम को वापस आए तो मेरा एक मित्र था, तो हम दोनों ने इस पर बहुत बात की और वो मित्र आज टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO है और मैं यहाँ हूँ। तो मुझे लगता है उस समय मेरा कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बहुत बड़ा स्विच हुआ।
आपने मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था, आपके बारे में जब लोगों से भी जान रही थी, आप सेवियर ऑफ लद्दाख का बड़ा जिक्र करते हैं, अपने दादाजी से बहुत इंस्पायर हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि आपने भी बताया कि आपके दादाजी सेना में थे, तो ये सेवियर ऑफ लद्दाख का क्या किस्सा है? बेसिकली 1947-48 में जब वो जो एरिया था वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, तो ये स्थिति आ गई थी कि जो पाकिस्तानी बैक्ड इंट्रूडर्स थे वो हमारे एरिया में आ गए थे, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय इंडियन आर्मी को कि लोकल मिलिशिया को वहाँ पर लोकल लोगों को करे, कोई से एक तरह से वहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैदा करे। तो मेरे ग्रैंडफादर और उनके जो कज़न थे वो लाहौल से उन्होंने जोजिला पास विंटर में क्रॉस किया, वहाँ पे जाकर लोकल मिलिशिया को ट्रेन किया, और एक लद्दाख लेह से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पे कारगिल की रोड पे एक जगह आती है, उसका नाम है खालसे। खालसे में एक नदी है, नदी के उस पार लगभग मुझे लगता है सैकड़ों में भी 400-500 पाकिस्तानी बैक्ड इंट्रूडर्स थे, और इस तरफ 3 लोग थे, जैसे मेरे पिताजी थे और 2 सिपाही, मेरे ग्रैंडफादर थे और 2 सिपाही थे। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था उनको रोकना। अगर वो ब्रिज के इस साइड आ गए होते तो उसके बाद लेह पहुंचना और लेह की एयर स्ट्रिप को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत आसान काम था, और क्या मालूम उसके बाद कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने बहुत बहादुरी का ये काम किया कि उन्होंने उस ब्रिज को, खुद भागे ब्रिज पे, उन्होंने उस पर मिट्टी तेल फेंका और फिर जला दिया। ब्रिज टूट गया और पूरी वो जो पाकिस्तानी आर्मी का जो एडवांस था वहाँ पर टूट गया, और उससे फिर हमें समय मिला, हमने लद्दाख में एयर स्ट्रिप बनाई और बाद में वहाँ पे हमारे सैनिक लैंड किए। तो वो जो उन्होंने जो टाइम जो बचाया, उस वीरता के लिए उनको फिर सेवियर ऑफ लद्दाख का टाइटल भी दिया जाता है, और जो लोकल मिलिशिया उन्होंने वहाँ पे रेज की और ट्रेन की, वो बाद में जाके लद्दाख स्काउट्स बनी। आपने अपने दादाजी का जिक्र तो किया। एक अधिकारी के विषय में ये कहा जाता है कि अगर अधिकारी की पृष्ठभूमि ठीक ठाक है, लोग कहते हैं कि इनके लिए तो वो केक वॉक थी। अगर अधिकारी कहीं मेहनत करके या बहुत सारे टफ कंडीशंस में से निकले हों तो लोग कहते हैं कि इनके लिए सफ़र बहुत कठिन था। अब आपको क्या लगता है कि एक अधिकारी की लाइफ किस तरह की होती है, क्योंकि बाहरी लोग आपको एक अधिकारी के तौर पर देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आई थिंक देखिए, जो एक अधिकारी की लाइफ अभी है और जो अधिकारी की लाइफ 1990 और 1980 के दशक में थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, आप देखिए मीडिया का प्रेवलेंस कितना ज़्यादा है, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिव जुडिशरी, नेचुरल चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जाते हैं, सिटीजनरी इज़ एम्पावर्ड नाउ, उस समय नहीं होता था। तो जिस प्रकार की जो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल RTI है, जो अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी अच्छा होना बेटर है। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी मोर वेरी वेरी मेजर्ड इन द वे यू टेक योर स्टेप्स। तो ये डेफिनेटली है कि मतलब येस, देयर इज़ ग्रेट, आई वुड से देयर इज़ अ ग्रेट, यू आर इन अ पोजिशन कि आप लोगों की लाइफ में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं, बट उस ग्रेट अथॉरिटी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो भी हमको एक रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि उस चैलेंज को, उस संतुलन को बनाए रखना, वो आज के दिन में यंग ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने यंगस्टर्स की बात की, कई बार बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी हमने सुना है, बहुत सारे जब सोसाइटी में यंगस्टर्स से भी मिलते हैं, लोग कहते हैं कि हमें UPSC की तैयारी में 5 साल लग गए, कुछ लोग कहते हैं हमें 7 साल लग गए। आपके लिए सफ़र कैसा था? क्योंकि बहुत लोग टाइम को बहुत बाउंड कर देते हैं इसमें कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें है। आपको क्या लगता है, क्या व्यक्ति 1 साल में भी UPSC क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट उसकी वो UPSC का जो भी आदमी IAS या UPSC में सफल होता है, वो सब लोग एक तरह से, अगर मैं उसकी तुलना कर सकूँ, एक तरह से जो स्पोर्ट्स या ओलंपिक चैम्पियन होता है ना, उस तरह से होता है। ऑफ कोर्स ओलंपिक चैम्पियन तो बहुत बड़ी बात है, बट उस तरह का ही माइंडसेट होता है। आप IAS ऑफिसर 1 साल की पढ़ाई में नहीं बनते हो। आप IAS ऑफिसर, आपको, मुझे लगता है आपकी पूरी स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, वो सारी चीज़ें, आपकी लाइफ का तजुर्बा, वो सारी चीज़ें एडअप करके आपके उन आंसर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बचपन में ना स्कूल में, और जिस तरह के बुद्धिजीवी, अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट मिल गया होता है बचपन में, उस तरह की डिस्कशन उनके घर में होती हैं, तो एक तरह से वो काम आसान हो जाता है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने लकी नहीं होते, उन लोगों को अपना बेस 0 से बनाना पड़ता है, तब वो बात आ जाती है 2, 3, 4, 5 साल वाली बात वहाँ आती है कि बेस बनाया पहले। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस ऑलरेडी बना होता है, फॉर देम इट इज़ मच ईजियर। उनकी अच्छी राइटिंग स्किल्स होते हैं, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, दे आर वेल रेड, उनको पता है बड़े बड़े मोटे मोटे इश्यूज़ क्या हैं, बचपन से अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, आंसर्स लिखना उतना आसान हो जाता है। सो इट इज़ पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड का कोई हो, जिसकी पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, निकाल सकता है।
आपने IIM से भी पढ़ाई की है, आप सिंगापुर का आपने जिक्र किया, हार्वर्ड का आपने जिक्र किया। डिफरेंस क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि जो अगर हम अन्य देशों की बात करें, हमारे भारत देश में कमियां कहाँ हैं और उसको सुधारा किस तरह से जा सकता है? क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि यार मेरे देश में भी ये चीज़ होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? अब तो आप क्योंकि अधिकारी भी हैं और 2009 बैच के हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, पर ऑल्सो बड़ा कठिन सवाल है। मतलब इसको 2-3 पंक्तियों में कहना मुश्किल है, पर इस पे तो लोगों ने PhD थीसिस करी हुई है इस पे। मुझे सबसे पहले लगता है कि मैं आपको दिल की गहराई से बोलता हूँ, बाहर रहने के बाद मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि इंडियन सिस्टम के बहुत एडवांटेजेस हैं। यस, ये बात ज़रूर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और रिसोर्सेज थोड़े सीमित हैं, इसलिए हमें कई बार हर आदमी को ज़्यादा कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, हर बच्चे को अपनी जगह बनानी पड़ती है, वो एक चैलेंज है। और कई बार इस चैलेंज में क्या होता है कि जो हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो हमारे सिस्टम में सफल नहीं हो पाते। अब हमारी कॉलेज की जब एडमिशन होती है तो हम कट ऑफ मार्क्स लेते हैं, पर हार्वर्ड ऐसे नहीं है। हार्वर्ड कट ऑफ मार्क्स पे नहीं ऑपरेट करता। हार्वर्ड की जो एडमिशन होती है उसमें आप बच्चे की पर्सनैलिटी देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, उसकी मतलब डिफरेंट सिलेक्शन मैकेनिज़्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इंडिया के पर आज का अगर आप फ्यूचर देखें तो फ्यूचर तो अगर आप इकॉनमी देखें, आप हमारी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन देखें, तो मुझे डेफिनेटली लगता है दैट काम करने का मज़ा तो इंडिया में है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ाई की है, हिमाचल प्रदेश चूंकि वित्तीय संकट से भी गुजर रहा है, आपसे भी जानना चाहूंगी 2-3 ऐसी बातें जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उभार सकती है। HRTC के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बात कर रही हूँ, जनरल आपको क्या लगता है 2-3 चीजें जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम एक बूस्टअप दे सकते हैं? पता नहीं, मतलब ये जो ऐसी, मतलब दिस इज़ अ वेरी वाइड बेस्ड क्वेश्चन। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज पॉलिसी चेंजेस। क्या क्या हो सकता है ऐसे, तो आप मतलब ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि हर सिचुएशन में मैं अब US कॉन्टेक्स्ट को अगर इधर ले आऊँ या किसी और स्टेट को, वो बैठेगी नहीं बात। देखिए, इकॉनमी अकेले उस पर टिप्पणी करना सबसे आसान काम है। वो काम करते हैं इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड रिसर्चर्स, या वो बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्या हो सकता है। पर हम उस पर एडमिनिस्ट्रेटर होके, एक मेरा को एडवांटेज है कि मैं ऐसे नहीं बोलना, मैं ये बोलना चाहूँगा क्या हो सकता है, नॉट क्या होना चाहिए। वी हैव टू रिकग्नाइज पॉलिटिकल डायनामिक्स, डेमोक्रेटिक वो भी हैं, बट आई मीन अगर मुझे क्या तो हमारे पास देखिए ऐसी ये बात तो है कि ये जो स्टेट है, इट्स अ हिल स्टेट के अपने वो हैं जोग्राफिक कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन, सर्विसेज वगैरह भी हम उस स्केल पे नहीं बढ़ा सकते जैसे प्लेन्स में होता है। टैक्स कलेक्शन तभी आप देखेंगे शहरों में बड़े बड़े, आप हिस्ट्री में उठाइए तो बड़े बड़े शहर कभी पहाड़ों में थे ही नहीं, क्योंकि हमारी पहाड़ की इकॉनमी में सरप्लस नहीं होता। सरप्लस और ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन की भी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए आपके शहर बड़े बड़े नहीं होते। अब आप कालका को देखिए और परवाणू को देखिए, बगल बगल में है, बट कालका का स्प्रेड देखिए और परवाणू का स्प्रेड देखिए। जिस तरह की दुकानें कालका में होंगी परवाणू में नहीं होंगी, उसका रीज़न है, उसका सिंपली ये मतलब इट्स सरप्लस। जहाँ पर एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा वहाँ पे सरप्लस मनी होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी और वहाँ पर अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। तो एक तरह से पहाड़ों को ये एक्सपेक्ट करना कि पहाड़ों में आर्थिक क्रांति आएगी, इट विल टेक, मतलब ये मुश्किल थोड़ा सा है, चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वी हैव टू आंसर। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि हम अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली अचीव। अभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम हो रहा है, टैक्स कलेक्शन में बहुत काम हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में बहुत काम हो रहा है, दीज आर सर्विसेज, टूरिज्म। बेसिकली द चैलेंज वी शुड नॉट लुक एट इट कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ानी है। आई थिंक चैलेंज फॉर अस इज हाउ डू वी क्रिएट एवेन्यूज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अधिकारियों के विषय में एक बात बड़ी कही जाती है कि अधिकारियों पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आप ये बात मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे नहीं लगता। मुझे बाकी में लगता है कि दिस इज़ एटलीस्ट, मैं अपने आप को लगी मानता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है। प्रेशर हर जॉब में होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। अब चाहे आप उसको कुछ नाम देना चाहें, प्राइवेट सेक्टर में होता है, स्पोर्ट्स में होता है। प्रेशर इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट इज़ ऑल एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस प्रेशर। बेसिकली इट्स दैट। एकेडमिक्स पे भी होता है कि अब US में जाएंगे या आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पर आदमी को हर साल में 3 या 4 पेपर्स, अपने एकेडमिक पेपर्स एक टॉप जर्नल में पब्लिश करने होते हैं, बहुत प्रेशर होता है। सेम प्रकार पे हम पे भी प्रेशर, बिकॉज अल्टीमेटली हम पे इसलिए प्रेशर होता है क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना है, परफॉर्म करना है। वो लोग फिर आगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग स्पेसिफिकली नेगेटिव अबाउट इट।
पॉजिटिव भी हम इसमें खोज सकते हैं। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकली फील्ड पे भी कई बार देखते हैं, आम लोगों की तरह अगर आम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करें, आपके कैबिन के बाहर हो सकता है कि बहुत सारे लोग बैठे हों, कुछ लोग नेता हों, वो कहते हैं कि भाई साहब हम तो फलाने नेता से संबंध रखते हैं, इसीलिए आप डीसी सर से या अधिकारी से हमें जल्दी मिलवाइए। इस तरह की चीज़ें जनरली होती हैं अधिकारियों के साथ। इस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं, क्योंकि भविष्य में जो अधिकारी आपकी तरफ देख रहे हैं वो भी अपने लिए एक रास्ता खोजना चाहते हैं। नहीं देखिए ना, ऐसा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज अगेन आई विल से इट इज़ अ कल्चरल इशू, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीवन। देखिए ना, ऐसे कल्चरल है, इंडिया में एक कल्चर है और अब से नहीं है, सदियों वर्षों से है ये, कि पुराने ज़माने में कोई राजा या बादशाह को जानता था तो वो आगे अपनी ऑडियंस ले लेता था वहाँ पे। दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। वेस्टर्न कल्चर्स में ये नहीं है। पर हाँ, एक तरह से इसमें नकारात्मकता भी है, एक तरह से सकारात्मकता है कि अगर कोई आदमी वाकई में कोई बेबस हो तो उसको चैनल है, और हिमाचल प्रदेश को, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है उसमें वो खास कर इस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे कह देना कि अब देखिए वेस्ट में अगर मैं एक उदाहरण आज का दूं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, कोई अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम नहीं होता, वो हमारे कल्चर का पार्ट है। पर आप वेस्ट में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट के बिना कोई किसी को एंटरटेन नहीं करता। तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, हाँ वहाँ एफिशिएंसी होती है, आप दिन अच्छी तरह से प्लान कर पाते हैं, बट जो आदमी नीडी है उसको एड्रेस नहीं कर पाते आप। तो आई थिंक हर चीज़ का आपको वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। अधिकारियों की बत्तियों की पहले बहुत डिस्कशन होती थी, अभी भी लाल और हरी बत्तियां हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब अधिकारी हैं तो रॉब में तो रहेगा ही रहेगा। अब पोलाइट, कुछ अधिकारी तो बहुत पोलाइट होते हैं, कुछ रौबदार भी होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास, चूंकि आप डीसी हमीरपुर भी रहे, डीसी शिमला भी रहे, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि नीडी लोगों को जब आपकी ज़रूरत हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? नहीं देखिए, ऐसा है, ये तो ओपन एक्सेस पॉलिसी है जी, कोई भी ऑफिस में आ जाए, और फ़ोन नंबर्स भी सबके पास होते हैं आजकल, सोशल मीडिया के भी अकाउंट सबके पास होते हैं, तो आई थिंक ईमेल के सबके पास होते हैं। सो आई थिंक चैनल्स तो बहुत हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अब वो अधिकारी या उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्पॉन्स करें। मतलब एक कंप्लेंट लोगों की तरफ से भी आती है कि अधिकारी मिलते कम हैं, लोगों से मिलना जुलना अधिकारियों का थोड़ा कम रहता है। या इसमें आई थिंक ये मिक्स्ड बैग है, इट डिपेंड्स। कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं, कुछ जितना कोशिश कर सकते हैं करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग ना, जनरलाइजेशन करना इससे बहुत मुश्किल है। कई अफसर ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा कम करते हैं। सो आई थिंक ये हर पेशे में ये होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स होते हैं, और उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप हमीरपुर में डीसी रहे, हमने जब लोगों से भी फीडबैक लिया तो बहुत सारे टीचर्स ने भी हमें बताया कि आप स्कूलों का औचक निरीक्षण करते थे, किसी को पता नहीं होता था कि डीसी साहब आने वाले हैं। तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव रहता था? क्या सुविधाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो आपने हमीरपुर में भी बहुत अच्छे सुधार किए, ये हमें लोगों से भी पता चला। आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया कि स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाए? नहीं, मुझे बस ये लगता था कि जो सरकारी स्कूल में सबसे पुअर तबके के लोग जाते हैं, और अनलाइक अदर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपकी बस मिस हो गई तो आप कुछ बोल सकते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी स्टेक होल्डर चाइल्ड है, उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, वो हमारी सोसाइटी बनाएगा 20 साल बाद। तो मुझे बस ये लगता था कि अच्छा गरीब लोग हैं तो बोलेंगे कैसे सारे ना, वो स्पेशली सरकारी स्कूल में। तो मैं बस ये सोचता था कि थोड़ा हमको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बस उस पर्सपेक्टिव से किया था और कुछ नहीं। और उसका रिस्पांस भी मैं ये कहना चाहूँगा 99% ऑफ द टीचर्स वर वेरी पॉजिटिव। अब हम प्रिपरेशन की तरफ भी थोड़ा सा बात करते हैं। मेंस और इंटरव्यू में सबसे खास बात क्या रहती है जो अभ्यर्थियों को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए? मेंस में तो ऐसा है जी कि यू हैव टू बी, ऐसा अगर आप सोचेंगे किसी की ट्यूशन ले लिया और फिर जाके वो आंसर लिख दिया, वो तो 3600 लोग लिख रहे हैं। पर अगर आपने अच्छी थोड़ी रीडिंग की हो, आप वेल रेड आदमी हो, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो पढ़िए, मैगजीन्स ही नहीं, बुक्स पढ़िए, एंड नॉट आउट ऑफ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट फॉर इंटरेस्ट। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। हैव इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। आपको ये देखना चाहिए जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग फ्रॉम पीपल। नंबर 3, फॉर इंटरव्यू के लिए तो बड़ा क्लियर है जी, चाहे आप हिंदी में दें चाहे आप अंग्रेज़ी में दें, आपको अपना जिस प्रकार से आप अपने सोच विचार को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत अहमियत रखता है। तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए।
अगर आप सोच रहे हैं आप सीधे जाके वहाँ बैठ के सबको इम्प्रेस कर देंगे तो वो नहीं होगा। जैसे एक टेनिस प्लेयर को सैकड़ों घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है मैच से पहले, वैसे आपको हर इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ना तो वेरी करता है, शुरू में कम, बट बाद एक समय आ गया था जब मैं 15-15 घंटे पढ़ रहा था। ये समय आ गया था एग्ज़ाम से कोई 2-3 महीने पहले, और इंटरव्यू से पहले भी मैंने 1-2 बार इंटरव्यू प्रैक्टिस की थी। हिमाचल प्रदेश में आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? अब आप MD HRTC हैं, आपको क्या लगता है भविष्य के लिए कोई रोड मैप है कि HRTC की स्थिति थोड़ी बेहतर की जाए? हमारा एज MD और मेरी टीम के 3 मेन बिंदु हैं जहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, बिल्डिंग अप ऑफ HRTC ब्रांड, एंड नंबर 3 कॉस्ट कटिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना ना बहुत फेयर बात है, बिकॉज ऑलरेडी हिमाचल के फेयर सबसे हाई हैं नॉर्थ इंडिया में। तो वो एक अगर ये सोच लेना कि आप फेयर बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी कर लोगे तो इट डजंट मेक सेंस, वो होगा नहीं, ना वो राजनीतिक स्तर पे ना प्रशासनिक स्तर पे वो उसकी स्वीकृति आपको प्राप्त होगी और ना मिलनी चाहिए। पर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 3 बिंदु हैं जिसमें विद इन सेम कॉस्ट, विद इन द करंट सिस्टम हम काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। लबासना से बाहर आने से पहले या फिर लबासना से जब आप बाहर आए उससे पहले आपने क्या सोचा था कि मैं समाज में ये बदलाव करूंगा, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज में आया हूं? और एक्चुअल में जब आप अधिकारी चूंकि अब आप हैं, तो अब आपको दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता था जब मैं गया भी था कि मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया था कि मुझे मेरा सोशल स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा, ऐसा मेरा कभी ऐसी सोच नहीं थी। क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़रूर पता था कि इस करियर में चुनौतियाँ भी होती हैं, और बट एक आइडिया बड़ा क्लियर था कि मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। मैं कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहता था पूरे दिन, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता था, टीम में पीपल ओरिएंटेड जॉब करना चाहता था, ये मैं बहुत क्लियर था। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में भी होता तो मैं फाइनेंस की जॉब नहीं करता, आई वुड हैव प्रिफर्ड बीइंग इन जनरल मैनेजमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट, जिसमें पीपल ओरिएंटेड जॉब हो। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरे माइंड में। अच्छा, अब यहाँ आके एक एडेड डायमेंशन आ जाता है कि आप लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं और आपको लोगों की जीवन में एक्चुअली आप कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप फेयरनेस और जस्टिस के लिए काम कर सकते हैं या उस रूप में कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक हम कर पाए हैं, जब मौका मिला है कर पाए हैं, कई बार फेल भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जीवन में आप जो भी राह पकड़ें उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, बट ओवरऑल वेरी गुड डील। आपने चुनौतियों का जिक्र किया, चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं कि आप अपना संतुलन बना सकें। कई बार बहुत वर्क प्रेशर होता है, कई बार आप अपना कंपोजर को मेंटेन करना भी स्ट्रेस सिचुएशन में इट इज़ चैलेंजिंग, और कई बार सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना भी चैलेंजिंग हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ डेफिनेटली। लोग आपसे कभी कंप्लेन करते हैं कि आपने हमारा ये काम नहीं किया, मतलब इस तरह की चीज़ें तो आम रहती है आपसे जैसे मैं बात कर रही हाँ, क्यों नहीं, वो तो लोग बोलते हैं जब आप नहीं करते हो काम तो लोग बोलते हैं कि आपने नहीं किया। तो आपको यही होता है कि कई बार आपको मन में आप खुद सेटिस्फाइड होते हो कि आपने पूरी कोशिश की और फिर नहीं कर पाए, उसमें आपको बुरा नहीं लगता। बट कई बार ऐसे होता है ओहो आई कुड हैव ट्राइड हार्डर, आई कुड हैव डन इट बेटर, देन डेफिनेटली फिर आपको लगता है कि चलो इसको पॉजिटिवली लीजिए और फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाएगा। लबासना में आपको कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान? एक तो आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ ओके, लॉ, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, वो तो चलो रूटीन है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको टीम बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो, टीम की लीडरशिप आपको दी जाती है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जॉइंट स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हो, आप क्लब्स वगैरह के हिस्से बनते हो, इकट्ठे काम करते हो, आप देश के जो दूसरे हिस्से के लोग हैं उनके साथ उनके कल्चर के बारे में आपको पता चलता है। इस तरह से यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। फिर आप एक भारत दर्शन के लिए जाते हो, तो इट इज़ इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। एक अंतिम सवाल, अधिकारियों के विषय में अमूमन ये कहा जाता है, लोगों के द्वारा भी कहा जाता है, पॉलिटिशियंस भी अक्सर कहते हैं कि अधिकारियों ने समाज को किताबों से ज़्यादा और प्रैक्टिकली कम थोड़ा देखा होता है और सीखा भी होता है। आपको क्या लगता है इस धारणा के विषय में? नहीं, वो मैं वही बोलूँगा आपको ना, वो डिपेंड करता है। कई बार ये बात सही भी होती है, कई बार सही भी नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है, दैट इज़। बट येस, मतलब वही चीज़ आप किसी के बारे में बोल सकते हो। ये ओनली डिफरेंस इज कई बार ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार अधिकारियों को एक रूल बेस्ड काम करना पड़ता है। कई बार उस रूल को
अलग प्रकार से इंटरप्रेट करने में आपको थोड़ी गुंजाइश होती है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो दे इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ द लॉ स्ट्रिक्ट तरीके से, कई लोग स्पिरिट को इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। कई बार आप कंफर्टेबल होते हो वो करते हुए कि मैं कर सकता हूँ ये, और कई बार आप नहीं होते। कई बार जब आप नहीं होते तो किसी और के दृष्टिकोण से लगता है यार ये हो सकता था पर इसने किया नहीं, और वो क्रिटिसिज्म हर बार तो नहीं होती ठीक, बट इट डिपेंड्स। कई ऑफिसर्स होते हैं, आप देखो आदमी अगर फील्ड में ही लगा रहेगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा, बिकॉज हमें तो फाइलें भी चलानी है, अल्टीमेटली अ ब्यूरो डिसीजंस आर मेड ऑन पेपर। सो एक इस प्रकार को आई थिंक एक अधिकारी के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण है कि वो ये संतुलन बिटवीन फील्ड एंड ऑफिस कैसे बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ MD HRTC रोहन चंद ठाकुर थे। हमने पहले ही बात की कि आज बात होगी युवाओं के पर्सपेक्टिव से, एक अधिकारी का दृष्टिकोण किस तरह से बदलता है, तैयारी के दौरान एक अधिकारी की सोच क्या होती है और तैयारियों के बाद ये प्रोसीजर पूरा किस तरह से बदलता है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।